सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे, आज है हमारा केमिकल काइनेटिक्स का ट्वेल्थ लेक्चर। इस टॉपिक के 11th लेक्चर मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जिन जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस सारे वीडियोस की लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके पहले वो 11 वीडियोस को देखिएगा, उसी के बाद आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आएगा। तो बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात कर ली थी रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में। तो इसी के साथ एक खूबसूरत सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेटा ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। अब आप कहोगे सर, ये ऑर्डर क्या होता है? हाँ, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका क्या मतलब होता है? तो बच्चे लोग आराम से रिलैक्स होके पढ़ेंगे, हर एक टर्म को अच्छे से समझेंगे, इसका डेफिनेशन, इसका मीनिंग, इसका क्या एप्लीकेशन पार्ट है, और हम फिजिकल केमिस्ट्री में इसका कैसे यूज देख सकते हैं। ठीक है बच्चे? तो हमें पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो जनरल फॉर्म लिख सकते हैं, वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा? स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस small b into capital B is giving small c into capital C plus small d into capital D। ठीक है? अब यहां पे जो कैपिटल A है और कैपिटल B है, बच्चे ये दोनों क्या है बेटा मेरा यहाँ पे? रिएक्टेंट्स। ये बात बिल्कुल सही है। और जो कैपिटल C है और कैपिटल D है बेटा, वो क्या है मेरा? वो है मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट्स। चलो, ये बात तो क्लियर होती है। अब बात आती है, अब आप कहेंगे सर ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी क्या है यहाँ पे? ये डाउट आ रहा होगा बच्चे लोग, है ना? स्मॉल है बेटा मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, बिल्कुल सही बात। स्मॉल बी क्या बेटा? मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बी, बिल्कुल सही बात। स्मॉल सी क्या बेटा? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैपिटल सी। और स्मॉल डी क्या बेटा? मोल्स ऑफ कैपिटल प्रोडक्ट डी। इज दैट क्लियर? चलो, अब हमने देखा था कि जब हमने रेट लॉ स्टडी किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट है वो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा? किसी भी केमिकल इक्वेशन का रेट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ कैसे लिखा जा सकता है बेटा? रेट इज इक्वल टू के, जो कि के क्या है बेटा यहाँ पे? रेट कांस्टेंट, बिल्कुल सही बात। के क्या है बच्चे यहाँ पे? रेट कांस्टेंट इनटू, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है इसका मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा है या फिर क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन किसकी बेटा? रिएक्टेंट ए की, रेज टू सम पावर, रेज टू सम पावर इनटू concentration of reactant B raised to some power y। तो concentration of A raised to some power x into concentration of reactant B raised to some power y। तो ये क्या होता है बच्चे मेरा? रेट लॉ। ठीक है? अब यहां पे x और y क्या क्या हो सकता है बच्चे? क्या क्या हो सकता है? या तो वो कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी हो भी सकते हैं, या फिर नहीं भी हो सकते। यही तो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था बेटा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, कि जो ये रेज टू सम पावर है, यहां इस केस में एक्स और वाई, या तो ये कोफिशिएंट ऑफ ए विच इज स्मॉल ए एंड कोफिशिएंट ऑफ बी विच इज स्मॉल बी, या तो इसके बराबर हो भी सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है? एक्स या तो स्मॉल ए के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। वहीं पे y स्मॉल b के बराबर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। इज दैट क्लियर? यही तो हमारा रेट लॉ होता था बेटा। ठीक है? अब बात कर लेते हैं बेटा, जो ये एक्सपोनेंट्स हैं, ये पावर हैं, ठीक है? अगर हम इनका सम करें, यानी यहां पे क्या लिखा है बेटा? concentration of A raised to some power x into concentration of B raised to some power y। ठीक है? इनको क्या बोलते हैं बच्चे? ये पावर्स होते हैं बच्चे, या फिर इनको एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं। ये चीज तो मेरे सारे बच्चों को पता होगी।
चलो वेरी गुड। जब इन एक्सपोनेंट्स को ऐड करते हो बेटा, यानी इस केस में यहां पे एक्सपोनेंट्स क्या आते हैं, x प्लस वाई, जब इनको ऐड करोगे तो आपको क्या मिलता है बेटा, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा स्मॉल एन से। इज दैट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम किसी भी केमिकल इक्वेशन का रेट कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू चेंज इन concentration, change in concentration of reactant raised to some power x into change in concentration of reactant b raised to some power y। और ये जो पावर है, ये तो या तो कोफिशिएंट या मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए के बराबर हो भी सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते, ठीक है। उसी तरह जो y है, या तो वो कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल B के बराबर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो कि मेरा लॉ कैसा है बेटा, एक्सपेरिमेंटल लॉ है मेरा, एक्सपेरिमेंटल लॉ, ठीक है। उस केस में जो हमारी पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, हम उनको ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर। इज दैट क्लियर बच्चे? चलो वेरी गुड, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे वही लैंग्वेज लिखी है, जब x और y क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स a एंड b रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट a, बिल्कुल सही बात। और जो यहां पे स्मॉल y है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट बी। इज दैट क्लियर? तो इन जब फाइनली इनको जब ऐड किया तो मुझे इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर मिला, जिसको हमने डिनोट किया स्मॉल n के साथ, ठीक है। तो x को यहां पे क्या बोलो, या तो बच्चे यहां पे बोलो, या तो वो कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट a के बराबर होगा या नहीं होगा, और या तो आप x को ये भी बोल सकते हो कि वो उस पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट a, ठीक है। उसी तरीके से आप y को क्या बोल सकते हो, y भी ऑर्डर है उस रिएक्शन का विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट b। इज दैट क्लियर? तो जब x प्लस वाई को ऐड किया तो उस केमिकल रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर आ गया। अभी हम सीखेंगे कि ऑर्डर का मतलब क्या होता है, क्या इसका एप्लीकेशन पार्ट होता है, बट अभी मैं सिर्फ एक हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूं आपको कि हम किसी भी रेट लॉ के बाद किसी भी केमिकल इक्वेशन का या रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब लास्ट लाइन देखो, हेंस द सम ऑफ powers of the concentration of the reactants in the rate law expression is called the order of that chemical reaction। यानी वो क्या कहना चाह रहा है कि आपने किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखा which will be equal to k into change in concentration of reactant raised to some power into change in concentration of b, जो कि यहां पे रिएक्टेंट है, raised to some power। तो इनकी पावर्स क्या थी बेटा, x और y। तो जब x प्लस y को आपने ऐड किया उस केमिकल रिएक्शन का मुझे ओवरऑल ऑर्डर मिल गया। तो ये था इस पूरी स्लाइड का मतलब। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे यहां पे इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लो कि रिएक्शन ऑर्डर का मतलब क्या होता है। या तो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, या फिर आपको लिखा मिल जाएगा बेटा रिएक्शन ऑर्डर, रिएक्शन ऑर्डर। इन दोनों का मतलब सेम होता है बेटा, कंफ्यूज मत हो जाना। अगर आपको ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन लिखने को मिल रहा है या फिर रिएक्शन ऑर्डर देखने को मिल रहा है, तो दोनों का मतलब क्या होता है बेटा, सेम होता है। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो रिएक्टेंट्स की जो पावर्स हैं उनको आप ऐड कर दो और आपको उस केमिकल रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा,
ठीक है बेटा। अब देखो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैन बी डिफाइंड, मतलब हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, एज दी पावर डिपेंडेंस, यानी कि पावर पे डिपेंडेंस होगी किसकी, रेट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। सेम बात वही कहना चाह रहे हैं, यानी कि जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो वो क्या आता है बेटा, रेट कांस्टेंट इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू सम पावर x इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट b रेज टू सम पावर y। ठीक है, और जब हम इनकी पावर्स को ऐड करते हैं तो हमें उस केमिकल रिएक्शन का ओवरऑल क्या मिल जाता है बेटा, ऑर्डर। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, अब मान लो यहां पे ऑर्डर का मतलब क्या है। ठीक है, अब हमने ऑर्डर के बारे में बात डिस्कस करी, हमने देखा कि जो रिएक्टेंट्स की पावर है हमने उनको ऐड किया तो हमें फाइनली उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर मिला। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ऑर्डर्स भी आपके कई तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, ऑर्डर अभी देखेंगे हम अगली स्लाइड में कि ऑर्डर्स भी आपको काफी अलग अलग तरीके के मिल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चे आगे देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने क्या देखा बेटा कि x प्लस वाई हमें क्या दे रहा था बेटा, ओवरऑल ऑर्डर दे रहा था किसी भी केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, अब वो कहना चाह रहा है कि द रेट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है, आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है और वो बोली गई है बेटा किस ऑर्डर की है, देखो ध्यान से देखो, वो आपको दे रखी है बेटा फर्स्ट ऑर्डर की, वो आपको दे रखी है बेटा फर्स्ट ऑर्डर की। इसका मतलब क्या हो गया बेटा, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब n इक्वल टू 1, यही तो मतलब होगा कि अगर आपको एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दे रखी है यानी आपको वहां पे n की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब क्या है, मान लो अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उस रिएक्शन के रेट के बारे में बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहां पे n की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि इस केमिकल रिएक्शन की जो रेट होगी वो बेटा डिपेंडेंट होगी, वो डिपेंडेंट होगी ओनली ऑन, ध्यान से देखना बेटा, अगर मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, अगर मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो मेरी n की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसका मतलब उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंडेंट होगा, ओनली ऑन वन स्पीशीज। अब आप कहोगे कि सर ये स्पीशीज क्या होगा बेटा, आप लोगों के केस में स्पीशीज बेटा रिएक्टेंट्स होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे, और वो या तो एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से सुनना मेरे बच्चे लोग, अगर आपके पास एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पे आपके पास सिर्फ एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है, या फिर अगर दूसरी लैंग्वेज में कहूं कि अगर आपके पास एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पे उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ एक ही स्पीशीज पे, और यहां पे स्पीशीज का मतलब क्या है बच्चे, रिएक्टेंट, यानी उसकी रेट सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रही है, तो उस केस में आपकी कैसी इक्वेशन होगी, किस ऑर्डर की, आप लोग बोल सकते हो उस केस में मुझे मिलेगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब सबसे पहले तो आप देखो बेटा, सबसे पहले तो देखो आपको n इक्वल टू 1 देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां पे उस केमिकल रिएक्शन का रेट है किस पे डिपेंडेंट है, ओनली ऑन वन स्पीशीज, सिर्फ एक ही स्पीशीज पे उस केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड कर रहा है, और वो स्पीशीज क्या होगी इस केस में, रिएक्टेंट।
यानी कि उस केमिकल रिएक्शन का रेट सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, उस केस में उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, उसी तरीके से आप मुझे सेकेंड ऑर्डर बता सकते हो। बिल्कुल, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले आपका होगा बेटा n इक्वल टू 2, और इस केस में जो केमिकल रिएक्शन की रेट होगी वो डिपेंड करेगी बेटा टू स्पीशीज पे, यानी कि टू रिएक्टेंट्स पे। इज इट क्लियर? उसी तरीके से मुझे जरा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बता दो। ठीक है, आप लोग आराम से इजीली बता सकते हो। ठीक है, अब इसके बच्चे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहता है बेटा? जो रिएक्शंस ऑर्डर है, यानी ऑर्डर का रिएक्शन, वो रिप्रेजेंट करता है बेटा नंबर ऑफ स्पीशीज को। और यहाँ पे स्पीशीज क्या है बेटा? स्पीशीज है बेटा रिएक्टेंट्स। स्पीशीज है बेटा यहाँ पे रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट क्यों नहीं होंगे बेटा? प्रोडक्ट क्यों नहीं होंगे? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरे पहले के लेक्चर्स देख लो, आपको पता चल जाएगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट पे क्यों डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ स्पीशीज whose concentration directly affects the rate of reaction। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर है, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? वो उन रिएक्टेंट्स को रिप्रेजेंट करता है जिनका कॉन्सेंट्रेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। समझ में आई बात? यही तो अभी बता रहा था कि जब आपके पास अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन वन स्पीशीज, सिर्फ एक स्पीशीज पे डिपेंड करेगा। और स्पीशीज का मतलब क्या? यहां पे रिएक्टेंट। वहीं पे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, उसका रेट किस पे डिपेंड करेगा? ओनली ऑन टू स्पीशीज, दैट मींस ओनली ऑन टू रिएक्टेंट्स। और अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगी, सो द रेट वुड डिपेंड ऑन द थ्री स्पीशीज, दैट इज ऑन थ्री रिएक्टेंट्स। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़े बच्चे। ठीक है बेटा, अब देखो उन्होंने बोला है सेकंड पॉइंट में कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर है कैसे पता लगा सकते हैं बेटा? वो पता लगा सकते हैं, इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग all the exponents of the concentration terms in the rate expression। ठीक है, अब यही तो बात करी थी बेटा हमने कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिख रहे हैं तो किसके बराबर आता है? K इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन of reactant A raised to some power x into change in concentration of reactant B raised to some power by। तो यहां पे जब इनके पावर्स को आप ऐड करते हो तो उस केमिकल रिएक्शन का आपको क्या मिल जाता है बेटा? ओवरऑल ऑर्डर मिल जाता है। ठीक है, और जो ये x और y हैं, या तो ये कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यही तो पढ़ा था अभी इससे पहले वाली स्लाइड में। वहीं पे जो y है, या तो वो कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट B के बराबर हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता बेटा। ठीक है, हमें यही तो बताते थे बच्चे, रेट लॉ में हमने यही तो सीखा था बच्चे। हाँ या ना बेटा? इज दैट क्लियर? चलो थर्ड पॉइंट हो गया बेटा, सेकंड पॉइंट भी हो गया। अब फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? द रिएक्शन ऑर्डर of a chemical reaction is always defined with the help of reactant concentration and not with the product concentration। अभी मैं यही चीज बोल रहा था बेटा कि जो हमने जो ऑर्डर डिफाइन किया अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वो सिर्फ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया, सिर्फ रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हमने डिफाइन नहीं किया। क्यों? इसका कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस लेक्चर्स में समझा चुका हूं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे क्यों डिपेंड करता है। इस चीज को अगर समझना हो तो आप इससे पहले के लेक्चर्स देख लेना, आप लोग को ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब देखो, अब उसने क्या बोला कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो किस फॉर्म में होगा? या तो इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। या तो इंटीजर होगा या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। ठीक है,
और वो ये भी बोल रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 0 भी हो सकती है। ये काफी इंटरेस्टिंग है चीज कि आपने किसी केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर के बारे में बात करी, तो आप बोल रहे हो भाई ऑर्डर मेरा किस किस फॉर्म में हो सकता है। सबसे पहला वाला पॉइंट, वो भाई इंटीजर हो सकता है, बिल्कुल सही बात। वो भाई फ्रैक्शन भी हो सकता है। और तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आप जब क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर है मेरा इंटीजर की फॉर्म में भी आ सकता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी आ सकता है, और उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर है वो देखो मेरा 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। अच्छा मान लो किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर मेरा ऑर्डर अगर 0 है, इसका मतलब बच्चे, अगर मैं बोल रहा हूं किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर ऑर्डर अगर मेरा 0 है, तो इसका मतलब बच्चे, 0 का मतलब यानी कि उस केमिकल रिएक्शन का रेट है वो किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। इंडिपेंडेंट रिएक्शन है बच्चे। उस केमिकल रिएक्शन का रेट किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। अभी जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखा था ना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, ओनली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन स्पीशीज। और वहां पे वो वन स्पीशीज क्या थी बेटा, वन रिएक्टेंट। अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर 0 है, इसका मतलब वो एक इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, उसका रेट किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। बिल्कुल सही बात, ठीक है बेटा। अब ऑर्डर आपका बेटा फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है बेटा। ऑर्डर आपका भी फ्रैक्शन भी हो सकता है। अभी मैंने बोला था ना इंटीजर्स की फॉर्म में हो सकते हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में हो सकते हैं, और आपका किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट है बेटा, सॉरी ऑर्डर है, वो 0 भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? अब देखो बेटा, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, अब देखो अभी मैंने आपको जीरो ऑर्डर का मतलब समझाया और यहां पे हमें डेफिनेशन भी मिल गई। अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस, देखो अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब पता चलता है क्या होता है बेटा, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट, वेरी गुड, यानी अगर आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ चुकी है तो उस केस में केमिकल रिएक्शन का रेट क्या हो सकता है। सोच के देखो कितना इंटरेस्टिंग है यार, कि जब हमारा ऑर्डर 1 था तो उस केमिकल रिएक्शन का रेट सिर्फ एक स्पीशी पे डिपेंड था, 2 था तो उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर 2 स्पीशीज पे डिपेंड था, 3 था तो 3 स्पीशीज पे डिपेंड था, 0 था तो मतलब, इसका मतलब इंडिपेंडेंट रिएक्शन है बेटा। किसी भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा उस केमिकल रिएक्शन का रेट। ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, चलो वेरी गुड बच्चे। इसी के साथ एक खूबसूरत एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। वो एग्जांपल क्या कहता है बेटा, कहता है कि कैलकुलेट दी ओवरऑल ऑर्डर। अरे भाई उन्होंने बोल दिया कि ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, इंडिविजुअल ऑर्डर नहीं निकालना बेटा। ओवरऑल ऑर्डर का मतलब टोटल एक्स प्लस वाई। अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं तो, अगर 3 रिएक्टेंट होते हैं जो भी उनकी पावर्स है सबको ऐड कर देना। तो ओवरऑल ऑर्डर का मतलब एंटायर केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है। वेरी गुड। अब यहां पे आपको उनका रेट एक्सप्रेशन दे रखा है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। बिल्कुल सही बात, सिंपल सी बात है। अतुल सर ने हमें एक चीज सिखाई थी कि अगर आपके पास रेट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट लिखा हो तो उस केस में आप उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकाल सकते हो। अतुल सर ने हमें एक ट्रिक सिखाई थी भाई, जितने भी रिएक्टेंट्स हो उस केमिकल रिएक्शन में उनकी पावर्स को ऐड कर देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्शन। क्या बात है सर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आओ इसी के साथ इस खूबसूरत क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या आता है। तो मेरा रेट लॉ के अकॉर्डिंग इस केमिकल रिएक्शन का रेट दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के क्या मेरा बेटा यहां पर रेट कांस्टेंट, इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू सम पावर। यानी कि अगर आपको एक जनरल फॉर्म से कंपेयर करो
K into change in concentration of reactant raised to some power x into change in concentration of reactant B raised to some power y. अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो यहां पे मुझे x की वैल्यू बता सकते हो बेटा? x की वैल्यू कितनी आएगी? 1/2. सिंपल सी बात है, आपको कंपेयर करना है बच्चे, ध्यान से देखो कंपेयर कैसे करना है. देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है? a की पावर x, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 1/2. इसी तरीके से ये क्या किस फॉर्म में लिखा हुआ है? b की पावर y, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी बेटा? 3/2. तो बच्चे आपको x मिल गया, y मिल गया, आप लोग n निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो. कैसे? ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? x प्लस y. इज दैट क्लियर? तो x की वैल्यू कितनी बेटा? 1/2 और y की वैल्यू प्लस 3/2. तो इसको ऐड करोगे तो बेटा आपको क्या मिलेगा? 2. तो इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर का मिला बेटा आपको 2. इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर क्या है बेटा? सेकंड ऑर्डर. इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कितना है? 2. इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन का रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? कोई बता सकता है? वो डिपेंड करेगा ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 स्पीशीज, यानी कि 2 रिएक्टेंट्स पे. ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर आया वो कितना है बेटा? 2 आया है. इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चे. ठीक है. अरे भाई ये क्या कुछ अजीब सा दे रखा है? एक केमिकल रिएक्शन का मुझे रेट दे रखा है. चलो बिल्कुल सही बात, रेट इज इक्वल टू के. के क्या है सर? यहाँ पे रेट कांस्टेंट इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए रेज टू सम पावर, यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 3/2. बिल्कुल सही बात. इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी रेज टू सम पावर, यानी y की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? -1. चलो क्या बात है, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है. क्या हम इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं. कैसे सर? कुछ नहीं करना बेटा, आप लोगों को करना है सिंपल x प्लस वाई. x की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/2. y की वैल्यू कितनी है? -1. तो यहां पे आप 3/2 -1, तो यहां पे आपने 2 एलसीएम लिया तो 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2. तो फाइनली आपको आंसर क्या मिला बेटा? हाफ. यानी इस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर कितना होगा बेटा? ये होगा बेटा हाफ ऑर्डर. इज दैट क्लियर? तो आपने देखा बेटा कि हमने कितनी आसानी से किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर को निकालना सीख लिया. इसी के साथ एक खूबसूरत सेशन को यहीं खत्म करते हैं. आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आएगा. अगर आया होगा प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो.